Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercost and Management Accounting classes. We are discussing labor cost, that is direct labor cost, और ये हमारा लेक्चर 2 है ऑन डायरेक्ट लेबर कोस्ट। बच्चे कल हमने कुछ बेसिक सी बातें की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में डिफरेंस क्या है, एचआर डिपार्टमेंट की बात की थी, किस तरह से एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जाते हैं, और कुछ हमने लेबर कोस्ट कंट्रोल की भी छोटी छोटी बातें की थी। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया था, बस थ्योरेटिकल एक दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज बच्चे कुछ और थ्योरी है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी क्वेश्चन में हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। इन टर्म्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक छोटी सी टर्म बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप थ्योरी को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो मैं एक छोटी सी टर्म बताऊंगा। अगर आपको उसका मीनिंग पता हो तो बेशक से आप थ्योरी छोड़ देना, ठीक है बच्चे। एक चीज़ होती है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग के बारे में शायद मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। टाइम कीपिंग का मतलब होता है बच्चे, टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन एम्प्लॉई कब आ रहा है, कब कब जा रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, कब लीव ले रहा है। इन सब चीज़ का आप प्रॉपर डिटेल रखते हो। ये काम किसका है? टाइम कीपिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइम कीपिंग। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है बच्चे, उसको अगर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है तो हम उसको बोल देते हैं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। एक चीज़ होती है बच्चे टाइम बुकिंग। अब टाइम बुकिंग का मतलब क्या बच्चे? अब टाइम कीपिंग और बुकिंग एक जैसे से दिख रहा है, लेकिन टाइम बुकिंग अलग चीज़ है। टाइम कीपिंग का मतलब क्या कि एक एम्प्लॉय वेरियस जॉब्स पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। टाइम कीपिंग का मतलब वेरियस जॉब भी छोड़ो, मैं कहता हूँ एक एम्प्लॉय जब फैक्ट्री में एंटर हो जाता है उसके बाद वो इफेक्टिवली कितना वर्क करता है, कितने घंटे काम करता है, कब वो आ रहा है, कब जा रहा है, इस सब का रिकॉर्ड कहलाता है टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग का मतलब है बच्चे, जो एम्प्लॉयज ने काम किया है वो वेरियस जॉब में कैसे डिवाइड किया जाए, वो कैसे बुक किया जाए। भी सपोज मेरे पास दो काम है, ए बी, ये दो वर्क है बच्चे, ठीक है। ये जॉब्स के नाम लगा लो आप कि ये दो जॉब हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक एम्प्लॉई है, सपोज मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने ए पे भी काम किया है, बी पे भी काम किया है। अब सपोज उसने बी पे लगाया बच्चे 40% टाइम और ए पे लगाया 60% टाइम अपना। तो हम कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 60% ए को एलोकेट कर देंगे और 40% बी को एलोकेट कर देंगे। इस प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं टाइम बुकिंग। ये टाइम कीपिंग नहीं, ये टाइम बुकिंग है। वो 6 बजे आया सुबह और शाम को 5 बजे जाता है, ठीक है। बीच में उसने 30 मिनट्स का रेस्ट लिया। ये क्या चीज़ है बच्चे? ये टाइम कीपिंग है। तो दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है। टाइम कीपिंग का क्या काम है बच्चे? टाइम कीपिंग का मतलब है एम्प्लॉय आ रहा है, कब जा रहा है, कब छुट्टी ले रहा है, कब इफेक्टिवली वो कितने घंटे काम करके दे रहा है हमें, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। और जो उसने काम किया उसे वेरियस जॉब्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे बच्चे टाइम बुकिंग। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर ये माइन्यूट सा डिफरेंस सपोज आप ना समझ पाओ बच्चों, और एग्जाम में आपको टाइम बुकिंग वर्ड दे दे किसी क्वेश्चन में, तो यार आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन करना। तो मैं कहता हूँ कि एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लो, हल्की हल्की उसके अंदर अंडरलाइनिंग कर लो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। जो आपको लगे कि बिल्कुल बेसिक बात है उसको या तो पूरे कांटे से काट दो या फिर उसको इग्नोर करो, अंडरलाइन मत करो। तो उससे क्या है बच्चे, आपकी रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना, तो जैसे आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 का आता है, 20 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है, अगर आपने एक बार भी थ्योरी पढ़ी हुई है ना अच्छे से, तो बच्चे आप 12 to 15 मार्क्स उसमें स्कोर कर लेते हो आराम से। क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती हमारे सिलेबस में कि वो बिल्कुल हम अटैम्प्ट ना कर पाए। बिकॉज आफ्टर ऑल ये सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल होता, ऑडिट का पेपर होता, मैं कहता बच्चे इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मैं एक ही क्वेश्चन को मॉड्यूलेट कर करके बताता आपको। लेकिन ये तो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना बच्चे, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया भी थे कि डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। अब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का बताया कि डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछने का बच्चे ये इफेक्ट रहता है कि आपको आपसे दो पॉइंट्स के बारे में नॉलेज टेस्ट कर ली जाती है, वो भी डिटेल्ड, इन डेप्थ। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। अब आज पढ़ेंगे बच्चे हम अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। थ्योरेटिकली मतलब ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो यूज हुए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कहूँ कि ये प्रोसीजर एग्जाम में आ सकता है, मुझे कम लगता है। देखिए आने को तो कुछ भी आ सकता है, आने को तो क्या पता 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे आपको थ्योरेटिकल, उसका कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कम इंपॉर्टेंट लगता है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको।
तो ये कहते हैं जी इट रेफर टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। स्टूडेंट्स में नोट दैट, अच्छा ये जो चीज़ मैंने बताई है ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के बारे में बात इसने लिखी हुई है। मुझे टाइम बुकिंग वर्ड दिखा इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। उसके बाद कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम कीपिंग है, मतलब हम क्यों करते हैं टाइम कीपिंग। अब एक जनरल सी बात है यार, हम टाइम कीपिंग क्यों करेंगे। अब एक एम्प्लॉई आ रहा है 7 बजे, एक एम्प्लॉई आ रहा है 9 बजे, सेम सैलरी दे देंगे? नहीं देंगे बच्चे। उस जो 9 बजे आ रहा है उसको हम पेनलाइज करेंगे। अगर अगर उसको पेनलाइज ना किया जाएगा बच्चे, तो जो 7 बजे आ रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आ रहा है, उसका तो मोरल डाउन हो जाएगा। वो कहेगा यार वो 9 बजे आ रहा है, उसको भी सेम सैलरी मिल रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और मैं 7 बजे आके बैठता हूँ, काम भी करता हूँ, मुझे कोई रिवार्ड में नहीं मिल रहा। तो बच्चे जो अर्ली मॉर्निंग आ रहा है उसे रिवार्ड मिलना चाहिए, और जो आपका लेट आ रहा है उसे क्या करना चाहिए, उसे पेनलाइज करना चाहिए। तो इसके लिए टाइम कीपिंग जरूरी है। टाइम कीपिंग ही नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन कब आया कब गया। इंसेंटिव्स देने के लिए बच्चे, जब मैंने बताया ना कि जो 9 बजे लेट आ रहा है उसको थोड़ी ना इंसेंटिव देंगे, जो जल्दी आ रहा है उसको देंगे इंसेंटिव्स। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चे, फटाफट से पढ़ लो। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, भी सैलरी कैसे बनाएंगे। अगर एक पर्सन ने 12 आवर्स में से 6 आवर्स काम किया है तो उसको हाफ सैलरी मिलेगी ना बच्चे। तो पेरोल बनाने के लिए, सैलरी बनाने के लिए। फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, अब ओवर टाइम का क्या कंसेप्ट है, मैंने बताया था कि ओवर टाइम अगर कोई एम्प्लॉई अपने रूटीन आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसे सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है ओवर टाइम के नाम से। और ओवर टाइम की सैलरी बच्चे नॉर्मली डबल होती है नॉर्मल रेट से। कैसे, जैसे मान लो आपको एक दिन के 8 आवर्स के सपोज 800 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, 8 आवर्स के लिए, तो आपको 100 रुपीज़ पर आवर मिला, 100 रुपीज़ पर आवर मिला ना आपको। लेकिन ओवर टाइम के लिए आपको मिलेंगे 200 रुपीज़ पर आवर। फिर तो ओवर टाइम करने का फायदा है यार, सुबह जाओ ही मत, ओवर टाइम करो शाम को जाके, है ना। टूल्स होते हैं बच्चे बहुत सारे, इस तरह से ओवर टाइम नहीं होता। तो ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए बच्चे, उसके बाद कहता है फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो बच्चे कैसे आप कंट्रोल कर लोगे उसको। उसके बाद आता है फॉर एसर्टिंग आइडल टाइम, ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे, आइडल टाइम। आइडल टाइम के ऊपर पूरा कंसेप्ट है, शायद हम आज ही डील कर लेंगे उसे, आइडल टाइम को। तो आइडल टाइम को एसर्टेन करने के लिए कि कितना टाइम हमारे जो लेबर हैं वो बेकार रहते हैं, वो अनप्रोडक्टिव रहते हैं। फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो मैंने बताया कि एक बंदा 7 बजे आ रहा है, दूसरा 9 बजे आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होना चाहिए ना, जो लेट आ रहा है उसे पेनलाइज करना चाहिए। फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये छोटी छोटी बातें थी, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। उसके बाद आता है जी मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, ठीक है। कहते हैं टाइम कीपिंग करेंगे कैसे, तो बच्चे 3-4 मेथड हैं इसमें दिए हुए हैं, फटाफट से देख लो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। एक तो होते हैं मैनुअल मेथड्स और एक होते हैं ऑटोमेटेड मेथड्स। मैनुअल मेथड्स क्या होते हैं बच्चे, पुराने टाइम में यूज़ होते थे, आजकल तो कहीं भी यूज़ नहीं होते। कोई बहुत पुरानी फैक्ट्री है, बिल्कुल ही मतलब लाला टाइप फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, उसमें है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैंने आजकल ये ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। जब मैं गया हूँ ऑडिट्स पे तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। तो कहते हैं जी ये अटेंडेंस रजिस्टर मेथड, ये देखने को मिल जाता है अभी भी। अटेंडेंस रजिस्टर क्या, एक पर्सन होता है, सुपरवाइजर कह लो उसको, कुछ भी कह लो, वो अटेंडेंस रखता है। जो एम्प्लॉय जिस टाइम आ रहा है उसकी अटेंडेंस लगाता है, जो जा रहा है उसकी अटेंडेंस लगाता है, साइन वाइन करवाता है, उससे अंगूठा वगैरह लगवा लेते हैं। अंडर दिस मेथड एन अटेंडेंस रजिस्टर इज केप्ट to record the arrival and departure time of an employee. This method is simple and expensive and is suitable for small organization. सिंपल है बच्चे, एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकता, सिंपल है बिल्कुल ये मेथड, कि ठीक है कोई भी आएगा और साइन करेगा, अंदर जाएगा, वापस आएगा, साइन करेगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन बच्चे एक फैक्ट्री में ना 10-10 हज़ार बंदे होते हैं लेबर, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा होती है। अब कोई किसी की प्रॉक्सी लगा गया, फिर पता ही ना चलने दिया उसने, तो प्रॉक्सी लगाने के तो चांसेस हैं। तो however this method is lead to dishonest practice of time manipulation by way of recording wrong time and backdate entry in collision with the timekeeper। अब टाइमकीपर की जेब में आपने पैसे डाल दिए, ठीक है, एक दिन आप आए ही नहीं, आप फैक्ट्री में गए नहीं, ठीक है, और नेक्स्ट डे जब आप गए आपने टाइमकीपर की जेब में 100 रुपये का नोट डाल दिया और उसने आपकी अटेंडेंस लगा दी। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। फेक एम्प्लॉइज बच्चे, फेक एम्प्लॉइज मतलब क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एम्प्लॉइज का नाम डाल दिया जाता है जो एक्चुअल में काम कर ही नहीं रहे होते, बोगस एम्प्लॉइज, वो भी डल जाते हैं, टाइमकीपर की जेब में जाता है उस पैसा। तो बच्चे कई तरह से डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम है बच्चे, मैनुअल सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में क्या होता था बच्चे कि एम्प्लॉइज ऐसी गलत काम करते थे, वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होते थे स्टाफ के लिए। तो वो क्या करते थे, मान लो
सुबह आए और सुबह आने के बाद डिपार्चर टाइम भी उन्होंने साथ में डाल के और साइन कर दिया। अब वो किसी भी टाइम निकल जाए, उन्होंने तो अपना डिपार्चर टाइम फिल कर दिया ना बच्चे। अच्छा, जो वो हमारा टाइम कीपर था, हमारा जो गार्ड था वही टाइम कीपर था हमारा, ठीक है। तो क्योंकि हमारी कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो थी नहीं बच्चे, एक छोटी सी कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, वो गार्ड साहब थे वो ध्यान नहीं देते थे इस चीज़ पे। एक दिन मैंने सडन उस रजिस्टर की इंस्पेक्शन की, मैंने देखा मैं यार ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और साथ में डिपार्चर का टाइम भी डाल के मतलब वो साइन मार रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर फिर एक्शन लिया। तो इस तरह से होता है बच्चे की अगर इस तरह की प्रैक्टिस हो सकती है। ऐसे ऐसे भी महानुभाव थे बच्चे, अगर मान लो अगले दिन उन्होंने छुट्टी लेनी हो तो अगले दिन के भी साइन मार देते थे। जब डिपार्चर पहले वाले दिन जा रहे हो, सपोज आज मंडे है और उनको ट्यूसडे की छुट्टी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, मंडे को जब जा रहे हैं ना तो वो ट्यूसडे का साइन मार देंगे अगले दिन के लिए। तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। बाद में जब हमें ये चीज़ पता चली कि ये पढ़े लिखे बंदे भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को चेंज किया। उस मतलब अब तो बायोमेट्रिक है वहाँ पे। तो ये था बच्चे अटेंडेंस रजिस्टर का कंसेप्ट। अटेंडेंस रजिस्टर में बहुत सारी इस तरह की डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं बच्चे, कोई रोक ही नहीं सकता उन्हें, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। फिर आता है मेटल डिस्क और टोकन मेथड। ये थोड़ा सा पुराना मेथड है। इसमें क्या कहता है, दिस मेथड ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग इज वेरी ओल्ड एंड ऑलमोस्ट ऑब्सलीट इन प्रैक्टिस। अंडर दिस मेथड ईच एम्प्लॉय इज अलॉटेड ए मेटल डिस्क और टोकन विद ए होल bearing his identification number. The token is kept or handed to the timekeeper who record the token number in his register, like attendance register method. This method also has some disadvantages like error in recording, proxy attendance. ये क्या होता है बच्चे, टोकन सिस्टम। मान लो एक टोकन दे दिया आपको, ठीक है, आप फैक्ट्री जाएंगे, आप टोकन देंगे उसको टाइम कीपर को, टाइम कीपर रिकॉर्ड कर देगा और जाते हुए वो अपना वापस ले लोगे। तो बच्चे टोकन तो किसी का कोई भी कैरी कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना कि टोकन दे दिया तो कुछ मतलब हम पूरा सेफ गार्ड हमने कर लिया, नहीं, कोई भी ले सकता है टोकन। आपका टोकन मैं लेके जा सकता हूँ, कोई उस पर मतलब आइडेंटिटी थोड़ी ना है, वो कोई मतलब कंप्यूटराइज चिप थोड़ी ना है। तो ये भी पुराना मेथड से थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद कहते हैं मैकेनिक या फिर मैकेनिकल या ऑटोमेटेड मेथड। ये आजकल प्रचलित है बच्चे, ये आजकल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है पंच्ड कार्ड अटेंडेंस। मोस्टली कंपनीज में पंच्ड कार्ड अटेंडेंस होती है। आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, आप उसको या तो स्वाइप करते हो या उसे टच करवाते हो, तो आपकी एंट्री हो जाती है और आपका टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ बताने वाला नहीं है, आप रूटीन में ये चीज़ें देखते हो। होटल है बच्चे, होटल में आप जाते हो, रूम बुक करते हो अपना, तो क्या होता है, आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को आप टच करते हो, जो गेट होता है उस पर वो ओपन हो जाता है, कोई की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती है आपको, ठीक है। आप बंद करते हो, लॉक हो जाता है। इसी तरह से फैक्ट्रीज के गेट पे बच्चे एक पंच कार्ड रीडर मशीन होती है, आप उस पंच कार्ड को या तो स्वाइप करेंगे या उसे शो करेंगे। मेट्रो कार्ड है यार, वो भी एक तरह का पंच कार्ड ही तो है, जैसे आप टच करते हो उसे वो गेट खुल जाता है। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद आता है जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ये भी मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। आपके ऑफिस में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जब जाते हो, वो गेट पे मशीन लगी होती है, आप उसके अंदर अपना थंब या आईज आप चेक उसमें ऐसे घुसाते हो और क्या होता है बच्चे, आपकी अटेंडेंस लग जाती है। ये अटेंडेंस बच्चे कोई प्रॉक्सी नहीं लगा सकता। अब आपका कोई अंगूठा थोड़ी ना काट के ले आएगा, आपकी गर्दन थोड़ी ना काट के ले आएगा कि ये देखो ये इसकी रेटिना स्कैन करो, ऐसा नहीं होता। तो इन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में बच्चे आपका जो ये प्रॉक्सी लगाना और ये इस तरह की चीज़ें ये नहीं हो पाती, बहुत रेयर है। और दूसरा करेक्ट टाइम रिकॉर्ड होता है आपका, और कोल्यूजन भी नहीं हो पाता, टाइम कीपर कुछ कर ही नहीं पाता। उसके बाद आती है रिक्विसाइट ऑफ ए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। रिक्विसाइट का मतलब होता है बच्चे जरूरतें क्या है, मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए। ये कहते हैं सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग शुड बी सच विच शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी। भाई प्रॉक्सी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सिस्टम प्रॉक्सी का ही है। आप कॉलेज में जाते हो, अब मुझे आपके कॉलेज का तो पता नहीं बच्चे, हो सकता है आप थोड़े से हाईटेक कॉलेज में पढ़े हो। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था बच्चे, उसमें तो वही लेक्चरर स्कूलों की तरह अटेंडेंस लेते थे, रोल नंबर बोल बोल के, तो प्रॉक्सी लगती थी बच्चे। क्लास में बच्चे होते थे 40 और अटेंडेंस लगती थी 50, ऐसा होता था। बाद में जो लेक्चरर काउंट भी करता था कि ये लेक्चरर बेचारा अटेंडेंस लेते टाइम या नहीं देख पाता था कौन अटेंडेंस बोल रहा है, तो बाद में काउंट करता था, वो कहता था यार तुमने प्रॉक्सी बोली है, 10 बच्चों की प्रॉक्सी है, 12 बच्चों की प्रॉक्सी है, 5 बच्चों की प्रॉक्सी है। तो इस तरह के काम होते हैं बच्चे। तो प्रॉक्सी नहीं लगनी चाहिए यार। अगर मान लो आपका जो टाइम कीपिंग सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉक्सी ना लगे, क्योंकि अब बात फाइनेंस की आ जाती है। वो स्कूल कॉलेज तक तो चलो चल जाता है, अटेंडेंस ही लगानी है, वैसे भी कौन आपकी अटेंडेंस शॉर्ट करता है। लेकिन अगर
फिनांस में बच्चे ये होगा तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो प्रॉक्सी नहीं लगनी चाहिए। दूसरा ये कहता है जी देयर शुड ऑल्सो बी ए प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ पीस एम्प्लॉइज सो दैट रेगुलर अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन में भी मेंटेन। कहता है जी पीस रेट पे आप एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका सिस्टम तो होना चाहिए ना, वो किस टाइम आ रहे हैं किस टाइम जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन तो मेंटेन करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक बंदा 12 बजे आया 1 बजे वापस चला गया, कोई 6 बजे आ रहा है, तो इससे तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। तो कहते हैं जी चाहे आप पीस रेट पे एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको टाइम कीपिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी सो दैट कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे आपका। फिर कहते अच्छा यूनिफॉर्मिटी इन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको पीस रेट पे देंगे तो आप किसी भी टाइम आओ किसी टाइम जाओ। उनका कहना है जी आप फैक्ट्री का टाइम 8 बजे तो आपको 8 बजे ही आना पड़ेगा, शाम को 6 बजे तक आपको काम करना है तो शाम को 6 बजे तक ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको पीस रेट पे पेमेंट देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप इस टाइम को बाउंस करो कि आप इस टाइम के बाद आते हैं कभी भी चले जाते हैं, इस तरह के काम नहीं होते हैं बच्चे। इनफैक्ट मैंने कुछ कंपनीज में देखा वहाँ पे तो गेट भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही खुला रहता है, उसके बाद बंद कर देते हैं वो। जैसे मान लो 8 बजे का टाइम है वर्कर्स के आने का, तो 8:10 पे फैक्ट्री गेट बंद हो जाता है जी, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होती उसके अंदर उस गेट पे। टाइम ऑफ अराइवल एज वेल द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट अराइवल और डिपार्चर आप रिकॉर्ड करेंगे तो ताकि वेजेस में भी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। हाँ ये तो होता ही बच्चे, किस टाइम आप आ रहे हो किस टाइम जा रहे हो, 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है क्या? हाँ पड़ जाता है, आधे घंटे का फर्क पड़ जाता है बेटे, 15 मिनट्स का फर्क पड़ जाता है। अगर आप 15 मिनट्स भी जल्दी जा रहे हो ना तो वो भी रिकॉर्ड होता है, और वो देखा जाता है, पॉलिसीज होती है कंपनी की कितनी आप शॉर्ट लीव्स ले सकते हो। जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ उसमें मंथ में बच्चे 2 लीव्स अलाउड होती है और 3 शॉर्ट लीव्स अलाउड होती है। तो ये पॉलिसी है बच्चे हमारी कंपनी की। किसी कंपनी की कोई भी पॉलिसी हो सकती है भाई, मतलब हम 1 मंथ में 2 दिन की छुट्टियां ले सकते हैं और 3 शॉर्ट लीव्स ले सकते हैं, मतलब हाफ डे के लिए हम जा सकते हैं 1 मंथ में, उसकी हमारी कोई सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। तो ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है बच्चे। और किसी कंपनी की और भी हो सकती है, कोई कह देगा हम तो छुट्टी नहीं देंगे आपको, पूरे मंथ में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट संडेज, संडे तो सभी के होते हैं, तो कहते हैं जी हम तो छुट्टी नहीं देंगे, अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं तो हम आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेंगे। तो अलग अलग कंपनीज की होती है बच्चे, हमारी कंपनी तो बड़ी लीनियंट है, स्टाफ का बड़ा ध्यान रखती है। मतलब हम कंपनी में काम नहीं करते बच्चे, हम अपने घर में काम कर रहे हैं, इतना सेटिस्फेक्शन है मुझे अपनी कंपनी से। एज फार एज पॉसिबल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम शुड बी मैकेनिकल सो दैट चांसेस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइम मे नॉट अराइज बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द टाइम कीपर। कहते हैं जी मैकेनिकल होना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि जो टाइम का डिस्प्यूट है ये ना आए। अब एक एम्प्लॉय है वो सपोज आता है 8 बजे, उसने टाइम फिल किया 8 बजे, हमें डाउट हो गया कि ये तो लेट आया था, हम कहते हैं तू लेट आया था, तूने जल्दी का टाइम फिल कर दिया, वो कहते हैं नहीं मैं 8 बजे आया था। तो इस तरह के डिस्प्यूट ना हो ना। अगर मैकेनिकल है आपने पंच किया है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक टाइम रिकॉर्ड करेगा। तो बच्चे क्या इस तरह ये कहते हैं जी मैकेनिकल होना चाहिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम है, सो दैट कि इस तरह की कोई डिस्प्यूट ही अराइज ना हो। लेट कमर should record late arrivals. Any relaxation by the timekeeper in this regard will encourage indiscipline. तो कहते हैं जी लेट कमर्स को आप कोई भी अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। मैंने एक चीज़ देखी थी बच्चे, सीबीएसई का एग्जाम था, एक बच्चा 20 मिनट्स लेट आया था, उस बच्चे को उन्होंने एंटर ही नहीं करने दिया। मतलब मेरे को बड़ा दुख हुआ यार कि ऐसा कैसे, उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। कहते हैं जी 20 मिनट्स हो चुके हैं, शायद 10 मिनट्स का टाइम होता है सीबीएसई एग्जाम के टाइम, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया बच्चों, उस बच्चे को वापस भेज दिया, कहते जाओ हम आपको एंटर नहीं करने देंगे। उस लोगों ने उन मतलब सेंटर के जो सुपरवाइजर थे उन बच्चों ने उसका पेपर ही नहीं लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मेरे बच्चे का साल बर्बाद हो गया, लेकिन रूल इज रूल। तो कहते हैं जी लेट कमर शुड रिकॉर्ड लेट अराइवल। तो इसी तरह से कंपनीज में भी होता है बच्चे कि जो लेट आ रहे हैं उनका लेट टाइम ही रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं है कि टाइम कीपर के साथ सेटिंग करके वो कुछ भी कर लें। द सिस्टम शुड बी सिंपल स्मूथ एंड क्विक होना चाहिए, इसमें कुछ बात नहीं है। द सिस्टम शुड बी रिव्यूड एंड मेंटेन पीरियडिकली। कहते हैं जी आपको सिस्टम को पीरियडिकली चेक करते रहना चाहिए, कभी उसमें कोई खामियां तो नहीं आ गई या कोई उसमें मतलब उसकी उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर आता है जी टाइम बुकिंग, ये पढ़ लेना यार, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, मैं इसमें क्या बताऊंगा टाइम बुकिंग में। उसके बाद बच्चे आप आ जाओ इस पॉइंट पे, पेरोल प्रोसीजर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। पेरोल प्रोसीजर ये आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकली इस तरह से कोई नहीं पूछेगा आपसे कि पेरोल प्रोसीजर बताओ।
पेरोल प्रोसीजर का मतलब क्या बच्चे कि आप पेरोल का मतलब मैंने क्या बताया था कि पेरोल को इन सिंपल टर्म्स आप लेके चलेंगे कि सैलरी को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका क्या, उसको कैलकुलेट कैसे होती है, वो कौन उसमें इन्वॉल्व होता है पर्सन, और किस तरह से इसकी पेमेंट की जाती है। तो बच्चे पेरोल का वैसे तो एक सिंपल सा है, आपको लगता होगा यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, जितने दिन आए उतने दिन की सैलरी बना के दे दो। ना बच्चे ना, पेरोल के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट तक होते हैं कुछ कंपनीज में, और सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, आपको डिडक्शंस करनी होती है, आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है, आपको उसकी पहले प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होती है। तो बच्चे डेडिकेटेड स्टाफ होता है पेरोल के लिए। तो क्या कहते हैं जी, आपको पेरोल बनाने के लिए, अच्छा इसमें ना नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर से ही पढ़ना, ठीक है, आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। स्टडी मेट से पढ़ाने का मेरा पर्पज़ भी यही है कि आप सभी के पास ये बुक्स होती हैं तो आप अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले कहते हैं जी टाइम एंड अटेंडेंस। अगर आपको किसी पर्सन की सैलरी बनानी है तो सबसे पहले तो आपको टाइम चाहिएगा, अटेंडेंस चाहिएगी। भाई एक पर्सन है, किस टाइम आ रहा है, 8 बजे आ रहा है जी, जा किस टाइम रहा है, 2 बजे जा रहा है जी, ठीक है। एक पर्सन है 8 बजे आ रहा है सर, 6 बजे जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये आपको टाइम चाहिएगा ना कि किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, और उसकी अटेंडेंस चाहिएगी। महीने में कितने दिन आया, 26 आया, 26, 27, 28, 29, 30, कितने दिन आया मंथ में। तो आपको चाहिएगा सर टाइम और अटेंडेंस। कौन देगा आपको ये टाइम एंड अटेंडेंस, टाइम कीपिंग देगा सर। कौन करता है ये काम, टाइम कीपिंग ही तो करता है ना, ठीक है सर। उसके बाद आता है जी पर्सोनल और एचआर डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये रखता है बच्चे सारे स्टाफ की डिटेल। आप जब किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो या फिर आप बच्चे आर्टिकलशिप के लिए ही गए तो आपकी सीए फर्म में एक एचआर होती है ना, एचआर वाली मैम। तो एचआर वाली मैम क्या करती है बच्चे, आपसे फर्स्ट डे कह देती है कि आप अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करवा दो, अपना बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सब कुछ मांग लेते हैं वो आपसे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप खुशी खुशी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हो। तो ये एचआर डिपार्टमेंट होता है बच्चे, जिसके पास आपके पैन कार्ड का, बैंक अकाउंट नंबर का, आपकी आधार कार्ड का, इन सब की डिटेल्स उस एचआर डिपार्टमेंट के पास होती है। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या देगा बच्चे, एम्प्लॉय की डिटेल्स देगा, और एम्प्लॉय की डिटेल्स और टाइम एंड अटेंडेंस को मिला के आपकी वेज शीट बन जाएगी। वेज शीट देखिए बच्चे, कभी किसी कंपनी में जाओ तो देखना वेज शीट कैसे होती है, ठीक है। उसमें नाम होता है, डेजिग्नेशन होती है, नंबर ऑफ डेज वर्क होता है, ठीक है, लीव्स लिखी होती है, काफ़ी मतलब डिटेल्ड होती है वो। तो उसको एक बार देखो, आपको मतलब कुछ पता चलेगा इन चीज़ों का। तो एम्प्लॉय की डिटेल और टाइम एंड अटेंडेंस को मिला के बन जाती है बच्चे आपकी वेज और सैलरी शीट। उसके बाद क्या होता है, पेमेंट होता है जी आफ्टर डिडक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये कैसे होता है सर, मैं थोड़ा सा बना दूं यहाँ पे। देखो आपने कहा जी, मैं एक वैसी सिंपल सी बना रहा हूँ। मैंने कहा सैलरी, एक पर्सन की सैलरी है सर 10,000 रुपीज़। अब सबसे पहले ये कह रहा है जी पेमेंट आफ्टर डिडक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय की सैलरी से मैंने बताया था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया जाता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। मैं एक ही मान के चल रहा हूँ, पीएफ सपोज 1200 रुपीज़ इसके पीएफ के नाम के काट लिए गए। उसके बाद बच्चे टीडीएस भी कटते हैं, आप लोगों का भी टीडीएस कटता होगा, आपको जब स्टाइफंड मिलता है उसमें से टीडीएस कट जाता होगा। कितना टीडीएस कटता है बच्चों, सर मजदूरी पे कहाँ टीडीएस कटता है ना तो टीडीएस बच्चे, टीडीएस भी कटेगा, और बड़ा हैंडसम, आज जितना आपका पूरे साल का स्टाइफंड है ना बच्चे, उससे ज़्यादा आप मंथली टीडीएस डिडक्ट करवाओगे अपनी सैलरी से। बस आप मेहनत करते रहो यार, ठीक है। तो टीडीएस डिडक्ट हो गया, सपोज बच्चे आपका 500 रुपीज़ टीडीएस डिडक्ट कर लिया, ठीक है। मुझे डिडक्शन दिखानी है यार, मुझे तो करना पड़ेगा ऐसे। अब आपको नेट सैलरी कितनी बनेगी, नेट सैलरी पेमेंट, नेट सैलरी पेमेंट कितनी हो जाएगी बच्चे, ये 8300। हम 8300 एम्प्लॉय को दे देंगे। तो ये तो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया पेमेंट आफ्टर डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन, ये तो चला गया एम्प्लॉयज को। लेकिन ये जो 1200 है और प्लस में 1200 एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये जो 2400 है रुपीज़ है बच्चे, ये 2400 रुपीज़ क्या हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, नहीं। गवर्नमेंट आएगी, कान पे चाटा मारेगी, कहते ये 2400 आपने कैसे रख लिया, पेनल्टी लगा देगी बच्चे। तो ये क्या होता है, हमें ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है, गवर्नमेंट फंड में डालना होता है ना बच्चे, ईपीएफ फंड है जो आपका। तो हम क्या करेंगे बच्चे, स्टैच्यूटरी बॉडीज को ये 2400 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएंगे, और ये 500 रुपीज़ है, क्या ये हम अपने पास रख सकते हैं, ना बच्चे ना। ये टीडीएस डिपार्टमेंट को हमें डिपॉजिट करवाने होते हैं, सबसे गंदा डिपार्टमेंट होते हैं। आप इसका 1 पैसा रख लेते हो, ये आपसे 100 रुपये मांग सकता है 1 रुपये के लिए। तो टीडीएस डिपार्टमेंट को हमें बच्चे टीडीएस डिपॉजिट करवाना होता है। ये स्टैच्यूटरी ड्यूज है बच्चे, जो आपने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया,
वो आपका पैसा नहीं है, वो स्टैच्यूटरी ड्यूज है, और स्टैच्यूटरी ड्यूज कोई भी पर्सन नहीं अपने पास रख सकता बच्चे, क्राइम है ये अपने पास रखना, ठीक है। तो एम्प्लॉइज और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये आप करवाएंगे पीएफ डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट, और जो टीडीएस वगैरह है वो आप करवाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी टीडीएस डिपार्टमेंट के पास। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडीज के पास आप डिपॉजिट करवा दोगे, डिपॉजिट ऑफ डिडक्शंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो बच्चे ये एक छोटी सी प्रोसेस है कि आपको पहले टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से डिटेल्स मिलेगी, पेरोल वाले आपको बैंक अकाउंट नंबर वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, एम्प्लॉय की डिटेल्स देंगे, वेज शीट बन जाएगी। वेज शीट में क्या करेंगे हम, वेज शीट से हम पेमेंट कर देंगे एम्प्लॉयज़ को, और जो स्टैच्यूटरी ड्यूज है वो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। कितना सिंपल है यार। और कंपनीज में काम करना तो बहुत सिंपल है बच्चे, आपकी सीए फर्म्स में तो फिर भी मुश्किल होता है काम करना। तो ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है बच्चे, जो चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई हैं ये उन्होंने लिख के बताई हुई हैं, ये आप खुद पढ़ना है इसको। अच्छा जी, ये अब कह रहे हैं कि दीज आर द जर्नल डिडक्शंस फ्रॉम द पेरोल। अब पेरोल में से आपकी नॉर्मली डिडक्शंस क्या क्या होती हैं। तो डिडक्शंस बच्चे आप अगर ऑडिट कर रहे हो तो आपको इनके अलावा भी बहुत सारी डिडक्शंस पता होगी आई थिंक, ठीक है। जर्नली हम कह रहे हैं कि ये डिडक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले आती है जी प्रोविडेंट फंड। आपने सुना होगा, आप जिन बंदों की सैलरी कम होती है, अब कम का बच्चे मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी कितनी होती है, पहले लिमिट 6000 की होती थी, फिर ये लिमिट 15000 की होगी, अब ये बढ़ा के 21000 करने की कह रहे थे। तो आई थिंक अभी तो शायद नहीं बढ़ाई है इन्होंने। तो जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15000 से कम होती है उसकी सैलरी में से बच्चे प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करती है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। अगर ये सैलरी मान लो 20000 है उसकी, तो भी डिडक्ट कर सकती है बच्चे की, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन 15000 अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सरीली डिडक्ट करना पड़ता है बच्चे, पीएफ कंपल्सरी होता है अगर 15000 या उससे कम सैलरी है तो, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की भी लिमिट होती है कि आपकी जो संस्था है उसमें कम से कम आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ होना जरूरी है। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस भी होती है बच्चे, ठीक है। ईएसआई होता है, ईएसआई का भी कुछ इसी तरह की होती है, वहाँ पे शायद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10 होते हैं, लेकिन ईएसआई एरिया वाइज एप्लीकेबल होता है बच्चे। तो उस एरिया में आपकी फैक्ट्री फॉल करनी चाहिए और उस नेचर ऑफ इंडस्ट्री में आपकी फैक्ट्री फॉल करनी चाहिए, तब आपके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल होता है। तो ईएसआई पीएफ का वैसे एप्लीकेबिलिटी के ऊपर मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चे, मेरा बात है कि डिडक्शन होती है। तो पीएफ के नाम से आपकी सैलरी में से डिडक्शन की जाती है, ईएसआई के नाम से डिडक्शन की जाती है, ठीक है। ईएसआई का मैंने बता दिया था, कल भी बताया था आपको। टीडीएस ये तो मोस्ट कॉमन है बच्चे, मैंने अभी भी बताया कि आपके स्टाइफंड से में से भी आपका टीडीएस कट जाता है। आपकी 50,000 रुपये स्टाइफंड होता है, 45 रुपीज़ टीडीएस काट के आपको 5000 रुपीज़ थमा दिए जाते हैं, और उस टीडीएस का कोई रिफंड भी नहीं मिलता आपको कभी भी, होता है ना ऐसा। तो बच्चे टीडीएस, और कुछ ऑफिस में तो ऐसा होता है बच्चे, आपसे साइन करवाए जाते हैं 15,000 पे, आपको दिए जाते हैं 5,000, और आपको चेक भी 15,000 का मिलता है। और नेक्स्ट डे क्या करते हैं एम्प्लॉयर आपको, भाई ये आप है ना मुझे 10,000 कैश में वापस कर देना। ऐसा भी होता है क्या? कुछ फर्म्स में होता है बच्चे, जो छोटी फर्म्स होती हैं उनमें कुछ ऐसा भी होता है। छोटी बड़ी कुछ नहीं होती वैसे, सभी बराबर है, ठीक है। और एक प्रोफेशनल टैक्स के नाम की भी डिडक्शन होती है। इन चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें कहीं भी दिखती है, क्वेश्चन में दिखेगी, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डिडक्ट कर देंगे। फिर कहता है जी अदर डिडक्शन, ये तो थी मैंडेटरी, कुछ अदर डिडक्शंस भी होती हैं। कैसी कैसी डिडक्शंस होती हैं? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बताया ना, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक पर्सन की सैलरी है 50,000 सर, क्या ऑर्गेनाइजेशन को उसका पीएफ डिडक्ट करना मैंडेटरी है? नहीं। लेकिन एम्प्लॉय कहता है जी मेरा पीएफ डिडक्ट कर लो, तो ये होता है वॉलंटरी। इफ एन एम्प्लॉय सो डिजायर में कॉन्ट्रीब्यूट ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर। या फिर ये भी हो सकता है कि 12% आपका डिडक्ट करना होता है, एम्प्लॉय कहते हैं नहीं सर मेरा 20% डिडक्ट कर लो। अब ये 20% तो डिडक्ट कर लेगा बच्चे, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 12% ही रहेगा मैक्सिमम। एम्प्लॉयर तो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना स्ट्रेचुरली रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है जी कंट्रीब्यूशन टू एनी बेनेवलेंट फंड। ये क्या होता है बेनेवलेंट वर्ड? इसका मतलब होता है भलाई। भलाई के लिए कोई भी अगर फंड में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है वॉलंटरीली तो कर सकता है बच्चे, इसमें कोई मनाही नहीं है। उसके बाद आता है जी लोन डिडक्शंस। आपने कंपनी से कोई लोन ले लिया तो कंपनी आपकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स है आपकी सैलरी से डिडक्ट करती रहेगी। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो नॉर्मली वो अपनी जो हेड है, जो अपने हेड ऑफिस है वहाँ से लोन लेते ही लेते हैं नॉर्मली।
तो उनका क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो 5 लाख का लोन ले लिया, तो ये दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये कंसेशनल होता है बिल्कुल, ठीक है, मतलब 4% 5% इस तरह से रेट देती है गवर्नमेंट इनको, या ये 0% पे होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है, सिर्फ आपको प्रिंसिपल ही रिपे करना होता है। तो लोन अगर आपने कंपनी से लिया हुआ है तो उसकी ईएमआईज भी आपके सैलरी अकाउंट से, सैलरी से डिडक्ट होती रहेगी। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ एनी लोन टेकन बाय द एम्प्लॉय। अदर एडवांसेज, आपने कोई एडवांस ले लिया, आपकी सैलरी ड्यू होती है सर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, आपने ड्यूरिंग द मंथ ही कह दिया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ एडवांस दे दिया जाए, तो वो एडवांस आपकी सैलरी से सेट ऑफ कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी बच्चे। उसके बाद आता है बच्चे कंसेप्ट आइडल टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसके ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जा सकता है आइडल टाइम पे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, इस तरह का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट से। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम, आइडल टाइम बच्चे मतलब अनप्रोडक्टिव टाइम, और अनप्रोडक्टिव टाइम भी वो जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे आइडल टाइम के लिए, फिर ये कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होता बच्चे। अगर आप कोई ऐसा टाइम जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो लेकिन उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ बच्चे, वो हो जाता है आइडल टाइम। अब ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लेबर है वो कोई काम नहीं कर रही और हम उसे पेमेंट कर रहे हैं? हो सकता है बच्चे, कैसे हो सकता है, मान लो ये है आपका आइडल टाइम। कैसे होता है बच्चे आइडल टाइम? इस तरह से होता है, ये है आपकी फैक्ट्री और ये है फैक्ट्री का गेट। अब अटेंडेंस यहां पर लगा के जब आप फैक्ट्री के जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है वहां तक पहुंचते हो, आपको 5 मिनट्स का टाइम लग जाता है। 5 मिनट्स का टाइम लग गया। अब वापस आओगे जब काम फिनिश करके अपना इवनिंग में, तब भी 5 मिनट्स का टाइम लगा, और अटेंडेंस आप यहाँ लगाओगे। तो बच्चे ये 10 मिनट्स, क्या आपने कोई प्रोडक्शन किया है? क्या आपने कोई इन 10 मिनट्स में कोई प्रोडक्शन किया है? नहीं। अब जब आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया, क्या आपको इस 10 मिनट्स की पेमेंट मिली है? बिल्कुल मिली है सर, क्योंकि हम यहाँ अटेंडेंस लगा के गए थे और वापस भी हमने यहीं आके अटेंडेंस लगाई है। तो बच्चे ये 10 मिनट्स आपके अनप्रोडक्टिव रहते हैं, इनकी आपको पेमेंट मिलती है। इसी को हम बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब वेस्ट टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम। तो आइडल टाइम ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल का क्या कंसेप्ट है? ये नॉर्मल है बच्चे, आप फैक्ट्री के गेट से जब तक अपने प्लेस ऑफ वर्क तक जाते हो तो आपके 5 मिनट्स डेली वेस्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये रोज होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि फैक्ट्री आपके गेट के पास आ जाए। तो आपको क्या करना है बच्चे, ये तो नॉर्मल होगा। अब एबनॉर्मल क्या होगा? अब एबनॉर्मल ऐसे होगा बच्चे, पावर फेलियर हो गया। फैक्ट्री की जो मशीनें पावर से चलती थी, अब आपके पास पावर ही नहीं है, तो क्या मशीनें चल पाएगी? नहीं। तो मजदूर क्या करेंगे? हाथ से काम करेंगे। मशीनों का काम है तो मशीनों का काम तो मशीनें करेगी, तो मजदूर आपके खाली बैठ जाएंगे, लेबर आपकी खाली बैठ जाएगी। उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चे? रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास, आपने टाइम पे ऑर्डर नहीं दिया, आपने मटेरियल चैप्टर पढ़ा था ना। हो सकता है उस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उस कंपनी के जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहते बच्चे, अकाउंटेंट कहते हैं, उस कंपनी के अकाउंटेंट ने मटेरियल वाला चैप्टर ना पढ़ा हो और उसने रीऑर्डर लेवल सेट ना किए हो कब ऑर्डर करना चाहिए, और मटेरियल हो गया खत्म। तो बच्चे मटेरियल खत्म हो गया तो क्या लेबर काम कैसे करेगी? अब मटेरियल नहीं है तो बच्चे वो क्या बनाएगी? तो इस तरह के कुछ आ सकते हैं बच्चे। एबनॉर्मल सिचुएशंस भी हो सकती हैं जब कि पूरा दिन काम नहीं हो रहा और हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या कहते हैं? द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर रिमेन आइडल बट आर पेड। वर्कर्स क्या है? खाली हैं लेकिन उसको पेमेंट की जा रही है। तो ये जो चीज़ है बच्चे, आर पेड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पेमेंट हो रही है। अगर खाली बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही, फिर तो ये कंसेप्ट ही नहीं है ना, क्योंकि पेमेंट ही नहीं कर रहे हम किस लिए आइडल टाइम की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो वर्कर्स हमारे खाली बैठे हैं और हम उन्हें पेमेंट दिए जा रहे हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पेड एंड द टाइम बुक्ड। आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, मैंने बता दिया कैसे होता है ये। द टाइम फॉर विच एम्प्लॉइज आर पेड इंक्लूड हॉलीडेज, लीव डेज, एम्प्लॉयबल रेस्ट एंड ऑफ टाइम एक्सेट्रा। फिर कहते हैं जी नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? नॉर्मल आइडल टाइम के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कहते हैं जी द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क, हमारा ये वाला एग्जांपल। उसके बाद कहते हैं द इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, मतलब कोई एम्प्लॉय जो आपके वर्कर्स हैं
उनको अलग अलग जॉब्स पे काम करना पड़ता है। पहले उन्होंने जॉब 1 कंप्लीट की, फिर दूसरी जॉब पे जा रहे हैं, फिर तीसरी जॉब पे जा रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बच्चे इसमें भी तो टाइम लगेगा ना, तो ये भी आइडल टाइम है। क्या इनकी कैलकुलेशन होती है? हाँ होती है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बच्चे एक एक चीज़ चेक करता है, कब यहाँ से जॉब छोड़ी गई और दूसरी जॉब पे जब लगे। ये दूसरा काम है बच्चे, ये जॉब वो नहीं है कि नौकरी छोड़ दी गई, नहीं, ये एक वर्क है। ये वर्क 1 और ये वर्क 2। तो वर्क 1 से जब वर्क 2 में जाते हैं तो कितना टाइम लगता है एम्प्लॉइज़ को, तो वो भी अनप्रोडक्टिव होता है, वो भी आइडल टाइम ही होता है, लेकिन नॉर्मल होता है, उसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। उसके बाद आता था सेटिंग अप टाइम फॉर मशीन। अब कोई मशीन नहीं होती है बच्चे, कई बार इनको रन करने के लिए ना सेटअप करना पड़ता है पहले, तो जो सेटिंग अप टाइम है वो भी वेस्ट होता है, आइडल होता है। नॉर्मल रेस्ट टाइम, अब रेस्ट टाइम में बच्चे ऐसा तो है नहीं कि सुबह 8 बजे अगर कोई आता है और शाम को 6 बजे तक उसकी ड्यूटी है तो वो पूरे के पूरे टाइम काम ही करेगा, थोड़ा बहुत तो रेस्ट चाहिए, ह्यूमन है। अगर रेस्ट नहीं देंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और एग्जॉस्ट होने के कारण बच्चे एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसे नॉर्मल रेस्ट भी चाहिए। ब्रेक चाहिए, ब्रेक फॉर लंच वगैरह, दिन में लंच करते हैं तो लंच के लिए भी टाइम चाहिए। तो आई थिंक ये 30 मिनट्स का उनको टाइम मिलता है वर्कर्स को लंच वगैरह करने के लिए। तो ये चीज़ें बच्चे नॉर्मल है, ये कोई मतलब इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, और भी हो सकते हैं बच्चे इस तरह की चीज़ें। तो ये कहता है कि इस तरह के जो काम है ना, जो रूटीन बेसिस पे होते हैं आपके, उनको हम कहेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कैसे कर लेंगे? कहते हैं दिस इज इन द केस ऑफ डायरेक्ट वर्क एंड अलाउंस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इज कंसिडर्ड सेटिंग एंड स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट। भाई हम किसी एम्प्लॉय का अगर जो वेज रेट सेट कर रहे हैं, हम नॉर्मल आइडल टाइम उसी टाइम कंसिडर करके चलते हैं। हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक दिन में 9 आवर्स काम करना है, ठीक है, और 9 आवर्स के लिए हम उसको 400 रुपीज़ पे करेंगे। हमने ये चीज़ बोली, हमने क्या बोला? 9 आवर्स काम करेगा, 400 रुपीज़ पे करेंगे। तो बच्चे हमने पहले ही लगा लिया था कि 1 घंटा तो उसका वेस्ट होना ही होना है। 1 घंटा तो पूरा दिन में वो लंच करने में, फैक्ट्री में मशीन तक पहुंचने में, जॉब चेंज करने में और रेस्ट में, कोई नॉर्मल जो रेस्ट होता है उसमें वो अपना 1 घंटा तो वेस्ट करेगा ही करेगा। तो हमने मान के चल लिया था पहले ही, तो इसीलिए हम मान के चलेंगे कि 8 आवर्स ही हमारे प्रोडक्टिव हैं। तो हमने क्या किया, पहले ही स्टैंडर्ड सेटिंग के टाइम ही ये डिसाइड कर लिया कि हमारा 1 आवर का तो क्या होएगा बच्चे, आइडल टाइम होएगा, इसलिए हम उसे पहले ही स्टैंडर्ड टाइम में ऐड करके चल रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर नॉर्मल आइडल टाइम इज कंसिडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट। तो इनडायरेक्ट लेबर का मैंने बताया था आपको कल भी कि इनडायरेक्ट लेबर जो आपकी होती है वो ओवरहेड होते हैं। तो ओवरहेड रेट में हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है बच्चे, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेज रेट को, नॉर्मल आइडल टाइम को हम जो अपना रेट सेट करते हैं ना बच्चे, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल लॉस का बताया था, उसी तरह से नॉर्मल रेट भी एडजस्ट हो जाता है। क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसलिए मैं कोई एग्जांपल दे नहीं रहा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। फिर कहता है जी एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या बच्चे? एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब ये हुआ कि कोई ब्रेकडाउन हो गया फैक्ट्री में, कोई मशीन खराब हो गई है, एम्प्लॉइज तो अभी भी खाली हैं, पावर फेलियर हो गया, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो एबनॉर्मल भी बच्चे 2 तरह का होता है। एबनॉर्मल एक तो इस तरह का कि अवॉइड किया जा सकता है, और एक एबनॉर्मल बच्चे इस तरह का भी होता है जिसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूँ कि मशीन फेल हो गई आपकी, ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन का मतलब समझते हो? मशीन खराब हो गई है आपकी, काम रुक गया है। तो बच्चे क्या मशीन खराब होने को आप अवॉइड कर सकते हो? भाई एक मैं कहूँगा नॉर्मली हम नहीं कर सकते। मशीन का क्या पता है कब खराब हो जाए। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, रास्ते में खराब हो जाए, आपको पता है कि गाड़ी खराब हो सकती है? नहीं पता होता। टायर फट जाए, अब गाड़ी का मान लो टायर फट गया बच्चे, तो टायर फटने का आपको पता होता है कि ये गाड़ी का टायर फट सकता है? नहीं ना। तो एबनॉर्मल कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनको अवॉइड हम कर ही नहीं सकते, तो वो होती है अनअवॉइडेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम। और कुछ होती है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पावर फेलियर है, अगर बच्चे पावर फेलियर आपका हो सकता है तो आप उसके लिए बैकअप रख सकते हो, जनरेटर रख सकते हो। मैं कहता हूँ कि रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, तो बच्चे गलती किसकी है? अवॉइडेबल है ना। हम अगर प्रॉपर रीऑर्डर लेवल वगैरह मेंटेन करते, मिनिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल मेंटेन करते, तो हम स्टॉक आउट नहीं होते। क्योंकि हमारे पास एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, हमने एक सिंपल अकाउंटेंट बिठा रखा था, उसकी वजह से ये काम हुआ है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करो भाई, वो कर देगा ऐसा। वो ऐसा होने ही नहीं देगा कि आपका रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, ठीक है ना। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग है, CW है, क्या बोलते हैं इसे, CM में, या फिर कोई एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपका क्या स्टॉक आउट नहीं होने देगा बच्चे। तो एक सिंपल बंदे को बिठाओगे तो सिंपली काम करेगा। तो कुछ अवॉइडेबल
होते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल होते हैं। अनअवॉइडेबल मीन्स पावर फेलियर हो गया, मटेरियल शॉर्ट हो गया, इन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखो तो। अनअवॉइडेबल एबनॉर्मल क्या हो बच्चे, अनअवॉइडेबल जिसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। ब्रेकडाउन है बच्चे, ब्रेकडाउन हो गया, फ्लड आ गई है आपके एरिया में, फ्लड आ गई, जैसे बिहार में भी शायद फ्लड आई हुई है, तो क्या उसे कोई अवॉइड कर सकता है क्या यार, नहीं कर सकता, वो तो आती है, हर साल आती है। तो कहते हैं जी एबनॉर्मल आइडल टाइम इज नॉट इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। एबनॉर्मल को कभी भी प्रोडक्शन का पार्ट हम नहीं बनाते, इसे हम कॉस्टिंग P&L में ले जाके उड़ा देते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें इतना ही था। अब इसने एग्जांपल दे रखे, कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, पुअर सुपरविजन होगा। द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम शुड बी फर्दर एनालाइज्ड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, मैंने अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल बताया था, एक ही बात है बच्चे, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। भी एक तो है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल सी बातें बताई हुई है, देख लेना इसमें। उसके बाद आती है बच्चे इलस्ट्रेशन 1, बहुत सिंपल है, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। क्या कहता है बच्चे, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। ये चीजें दे रखी है। अब देखो इसने पूछा क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। एक्स वर्क फॉर 2400 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, अच्छा, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम, तो नॉर्मल है, इसने बता ही दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। कहता है इफेक्टिव आवरली रेट बता दो सर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। चलो देखते हैं। बेसिक पे बच्चे कितनी है इसकी, 10,000 पर मंथ। और हम ये क्या कर रहे हैं बच्चे, कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस चीज की, कैलकुलेशन ऑफ आर्ली रेट। ठीक है, ऊपर हेडिंग जरूर डाला बच्चे, किस काम कर क्या रहे हो। तो बेसिक पे 10,000 पर मंथ। फिर कहते हैं डियरनेस अलाउंस। क्या डियरनेस अलाउंस सैलरी का पार्ट होती है बच्चे, डियरनेस अलाउंस होती है, हाँ जी होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, 2,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड DA, कोई बात नहीं, बोनस कितना है, 20% है, तो 12,000 का 20% कितना हुआ, सैलरी DA का ना, हाँ 12,000 का 20% 2,400 रुपीज बच्चे। उसके बाद कहता है अदर अलाउंस। मैंने कहा था ना सारे अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं सैलरी में, हाँ जी होते हैं। अदर अलाउंस कितने, 2,500। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF इंक्लूड करो बच्चे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ना यार, हमारी पॉकेट में थोड़ी ना आएगा। दो चीजें होती है बच्चे, एक बार मैं इसको टोटल कर देता हूँ, 10 तो 12 प्लस 2400 प्लस 2500। हाँ जी देखिए, कहते हैं बेसिक पे हमारी है 10,000 पर मंथ। मैंने कहा कि दो चीजें होती है, एक तो एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, एक उस एम्प्लॉय का कंपनी के लिए खर्चा कितना है, कॉस्ट टू कंपनी, CTC। आपने सुना भी होगा बच्चे, जॉब ऑफर कई बार आते हैं तो आपसे HR वाली मैम क्या पूछती है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC, वो CTC पूछते हैं बच्चे आपसे हमेशा। नॉर्मली मुझे तो आज तक इतनी कॉल आई उन्होंने मुझसे CTC पूछा है। CTC क्या होता है बच्चे, कॉस्ट टू कंपनी, आपकी कंपनी के लिए क्या कॉस्ट है, कंपनी के लिए क्या कॉस्ट है और आपकी पॉकेट में क्या आएगा, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ जाते हैं व्हाट एक्सपेक्टेड इन हैंड सैलरी, आप इन हैंड सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो, इन हैंड का मतलब आपकी पॉकेट में कितना आएगा, CTC मतलब कंपनी को आपको कितनी कॉस्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बच्चे, आपको स्टाइफंड कितना मिलता है, क्योंकि स्टाइफंड तो आप सबको मिल रहा होगा भाई। आप कहते हो मुझे तो स्टाइफंड मिलता है 5,000 रुपीज सपोज पर मंथ, ठीक है, 5,000 पर मंथ मिलता है। अब क्या आप ये कह सकते हो कि ये कॉस्ट टू कंपनी 5,000 पर मंथ है, नहीं। आप बच्चे वहां पे बैठ के डेली की डेली चाय पी जाते हो 4, तो एक दिन में 20 रुपीज की एक चाय आती है, ठीक है, तो 20 रुपीज की एक चाय आप दिन में 4 पी रहे हो, और कितने दिन काम कर रहे हो आप, 25 डेज, तो कितनी कॉस्ट आई, 2,000 रुपीज, ठीक है। तो क्या ये कॉस्ट नहीं है कंपनी के लिए, बिल्कुल है। अब आपका एम्प्लॉयर आपको कहते हैं देखो राहुल, मेरे एग्जांपल में सभी में कौन होगा, राहुल,
कहता है देखो राहुल, तुम घर से आते हो यार, ठीक है, ऑफिस तक आते हो, तो तुम मुझसे ना ऑफिस का किराया, जो आने का ट्रैवलिंग का है वो भी खर्चा ले लिया करो। आपने कहा अच्छा ऐसा है सर। कहता है जी मैं तो कैब से आता हूँ डेली। वो कहता है लालच मत कर, मेट्रो का किराया दूंगा बस ओनली। आप कहते हो जी 40 रुपीज़ मेरा पर डे लगता है, ठीक है, और मैं 25 दिन काम करता हूँ, मुझे 1000 रुपीज़ वो चाहिए। आपको ट्रैवलिंग का भी खर्चा मिल रहा है बच्चे, आपको ऑफिस आने के लिए ट्रैवलिंग के लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये खर्चा ऑफिस के लिए नहीं है? क्या ऑफिस आपके एम्प्लॉयर की पॉकेट से नहीं जाएगा? तो बच्चे ये 5000 ही नहीं, आपके आपके एम्प्लॉयर की पॉकेट से ये 2000 भी जाएंगे, चाय वाले को देने पड़ेंगे, और ये 1000 रुपीज़ जो आपको ट्रैवलिंग के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट टू कंपनी है 8000 पर मंथ, ठीक है। तो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी और इन हैंड सैलरी डिफरेंस होता है बच्चे। इसके बीच में एक सारी वो जो है ना, आपको हरामखोरियां करते हो ना ऑफिस में बैठ के एम्प्लॉयर की, चाय पी जाओ, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो, ये कर लो वो कर लो, शाम को पिज्जा मंगवा लो, ठीक है, बिल कौन देगा? बिल एम्प्लॉयर देगा। तो ये जो होता है ना बीच का, इसको भी बच्चे आपकी कॉस्ट होती है कंपनी की। आपने ये ध्यान देना है आपसे पूछा क्या गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे, पूछा क्या गया है आपसे। अगर आपसे पूछे कि अब इसने क्या पूछा आपसे, इसने पूछा कंप्यूट द इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट करते टाइम मुझे एक बात बताइए, क्या एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पीएफ फंड में, क्या वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूं बच्चे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा देखो, मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की, और कॉस्ट कैसे होती है बच्चे? कॉस्ट होती है एक तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, और एक कॉस्ट क्या है बच्चे हमारी मैं बात करूं इन हैंड सैलरी, जिस तरह से इन हैंड, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में मैं लिख सकता हूं पेमेंट टू एम्प्लॉय, पेमेंट टू एम्प्लॉय। तो पेमेंट टू एम्प्लॉय और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्या एक चीज है बच्चे? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय और पेमेंट टू एम्प्लॉय क्या एक चीज है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, ऑलवेज ये डिफरेंस होती है। पेमेंट टू एम्प्लॉय क्या होता है? पेमेंट टू एम्प्लॉय मैं बता देता हूं आपको बेसिक सैलरी मिलती है। मैंने कहा हाँ जी मिलती है। कहते जी उसमें जो अलाउंसेस है सब कुछ जुड़ चुका है, आपके इंसेंटिव ओवर टाइम सब कुछ जुड़ चुका है। मैंने कहा जी आपको 10,000 बेसिक मिलता है। मैंने कहा, आपने कहा बिल्कुल मिलता है। मैंने कहा आपका इसमें से डिडक्शन होती है पीएफ की, कितनी? 1200। आपने कहा बिल्कुल होती है। मैंने कहा आपका टीडीएस भी डिडक्ट हो जाता है, कितना? 500। आपने कहा बिल्कुल हो जाता है। मैंने कहा आपको इन हैंड 8300 की पेमेंट होती है। आपने कहा बिल्कुल सर 8300 मेरी पॉकेट में मंथली आ रहा है। लेकिन क्या कॉस्ट टू कंपनी यही है? नहीं बच्चे, अगर मैं कॉस्ट टू कंपनी की बात करूंगा ना, तो कॉस्ट टू कंपनी क्या है? क्या कंपनी को 10,000 देने पड़ रहे हैं? बिल्कुल देने पड़ रहे हैं सर। क्या ये 1200 कंपनी की जेब में आ रहा है? ना, बल्कि कंपनी को तो 1200 प्लस में 1200-2400 रुपए पीएफ डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? 1200 एम्प्लॉय के जो आपने डिडक्ट किए और 1200 जो आपने अपनी पॉकेट से लगाए, ठीक है। तो ये 2400 आपने डिपॉजिट करवाए, लेकिन ये 2400 आपने पूरे के पूरे अपनी पॉकेट से नहीं जमा करवाए। आपको 1200 तो क्या कहां से मिल गए थे? ये वाले मिल गए थे ना, तो अब 1200 का खर्चा लेस करोगे। इफेक्टिवली अगर मैं कहूं तो आपने इन 10,000 के अलावा 1200 रुपए और दिए एम्प्लॉय को। हाँ जी बिल्कुल दिए। ये टीडीएस क्या आपकी जेब से लगा है? ना, ये तो एम्प्लॉय का डिडक्ट हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो आपकी कॉस्ट कितनी है बच्चे? 11,200 रुपीज। आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? 8,300। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय और पेमेंट टू एम्प्लॉय में बच्चे डिफरेंस होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं बच्चे? ये कहते हैं जी आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। हम नीचे से इसको एक बार मैं आपको इसका आंसर दिया हुआ है वही से करवा देता हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या कहा? बेसिक पे कितनी है बच्चे आपकी? 10,000 पर मंथ। क्या सैलरी का पार्ट है? हाँ जी है। क्या एम्प्लॉय को मिलेगी? हाँ मिलेगी। हो सकता है कुछ डिडक्शन हो जाए लेकिन मिलेगी। फिर कहते हैं डियरनेस अलाउंस 2,000। मैंने कहा ओके। एक बार पर एनम को छोड़ो यार, पर मंथ चेक कर लो। फिर कहता है बोनस 2,400। मैंने कहा ओके मिल जाएगी। कहता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। भाई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ क्यों आया बच्चे? क्योंकि ये कॉस्ट टू कंपनी है। आपके एम्प्लॉयर की जेब से 1200 रुपये जाएगा। आप कहोगे इसमें से 1200 नहीं काटा। पेमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर मैं पेमेंट की बात करूंगा बच्चे, जब मैं कहूंगा कि 10,000
माइनस पीएफ का कंट्रीब्यूशन 1200। लेकिन मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी एम्प्लॉयर की पॉकेट से कितना जाएगा। आप खुद मालिक बन जाओ यार, आप एक एम्प्लॉय को हायर करके देख लो, ठीक है, मतलब सिचुएशन बना लो, सिनारियो बना लो कि आप एक एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आपने एक एम्प्लॉय रख लिया, आप कह रहे हो कि 10,000 सैलरी देंगे भी तेरे को, ठीक है, अब वो क्या कहेगा, सर ओके, आप कहोगे आपका पीएफ भी डिपॉजिट करवाएंगे हम 12%, आप सामने वाला क्या कहेगा, हाँ ओके, ठीक है, एम्प्लॉयर बनो यार, फीलिंग लो एम्प्लॉयर बनने की। तो क्या होगा बच्चे, ये 10,000 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ, ये 2,000 डीएनएस अलाउंस देना पड़ेगा, जी बिल्कुल, बोनस देना पड़ेगा, जी बिल्कुल, एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1200, पीएफ डिपार्टमेंट को आपको डिपॉजिट करवा के आना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये भी आपका खर्चा है। अदर अलाउंसेज 2500, ठीक है जी, टोटल हमारा सैलरी का खर्चा हुआ 18,100 रुपीज, ठीक है, हमारे लिए एम्प्लॉय की कॉस्ट है 18,100 रुपीज। बात समझ में आई बच्चे। उसके बाद ये कहते हैं, अच्छा वर्किंग आवर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था, पहले मैं पढ़ाता हूँ क्या लिखा था। अच्छा इसने पर एनम इसलिए किया, बच्चे पर एनम दिया हुआ था, ये कहता है जी आपके जो वर्किंग आवर्स है वो 2400 है पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आर नॉन प्रोडक्टिव। कहता है वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ, आपने 400 घंटे काम नहीं किया, आपने 2000 आवर्स काम किया है, तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये मेरी कॉस्ट है ना बच्चे, मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ये मैंने एनुअल कॉस्ट निकाल ली, मेरी कितनी आई 2,17,200। मैं कहता हूं कि मेरी जो एनुअल कॉस्ट है 2,17,200 वो मेरी 24 आवर्स की नहीं है, 2400 आवर्स की नहीं है, वो मेरी सिर्फ 2000 आवर्स की है। तो ठीक है, हम नॉर्मल में भी तो ऐसे करते थे, नॉर्मल लॉस में भी तो ऐसे करते थे, जितनी इफेक्टिव यूनिट्स हमें रिसीव हुई उसी से डिवाइड कर देते थे। तो अभी भी तो ये इफेक्टिव आवर्स ही है ना, तो इफेक्टिव आवर्स से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा कॉस्ट कितनी आ गई बच्चे, मेरी पर आवर कॉस्ट आ गई है 108.6 रुपीज। ये मेरी इफेक्टिव आर्ली रेट आ गया है, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा बच्चे, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि पेमेंट टू एम्प्लॉय क्या है और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्या है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय में सारी की सारी कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की बात कब आती है, जब हम एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट में एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय और पेमेंट टू एम्प्लॉय आर टू सेपरेट थिंग्स। उसके बाद कुछ छोटी छोटी इसने बातें दी हुई है बच्चे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन कुछ अलग है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है बच्चे, बेसिक सैलरी वेजेस कुछ भी कह लो, बेसिक सैलरी है आपकी 15,000। फिर आपने कहा, अब मैं बोनस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड करके चल रहा हूँ यार, मान के चलो कि इसमें बोनस इंसेंटिव सब कुछ है। मैंने कहा एम्प्लॉइज contribution to PF 12%, employer contribution to PF 12%, ठीक है। TDS कटना है बच्चे 1,000 रुपीज। अब मुझे दोनों चीजें बता दो, मेरे को पहले बताओ पेमेंट टू एम्प्लॉय, और दूसरी चीज मेरे को बताओ बच्चे आप कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। फटाफट से बताओ मेरे को क्या आएगा ये दोनों चीजों का सॉल्यूशन। फटाफट से कीजिए, एक बार अपने हाथ से करके देखिए, फिर मैं 2 मिनट में करवा रहा हूँ। बेसिक सैलरी 15,000, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है पीएफ में 12%, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12%, टीडीएस है 1,000 रुपीज। आपको बताना है पेमेंट टू एम्प्लॉय कितनी होगी और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कितनी है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पेमेंट टू एम्प्लॉय कितना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, आप कैसे लेते हो। मैंने कहा पेमेंट टू एम्प्लॉय,
पेमेंट टू एम्प्लॉय। क्या बेसिक सैलरी की पेमेंट करेंगे हम उसे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। हमने कहा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है बच्चे? बेसिक सैलरी आपकी 15,000। उसके बाद क्या है, ये हमने ले ली है। अब बताओ क्या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो जाएगा सैलरी से? पेमेंट करते टाइम हम क्या कहेंगे, आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शन होगी सर, कितनी? आपको पीएफ डिडक्शन, पीएफ एट द रेट ऑफ 12%, कितना आ जाएगा ये? 1800। कितना बच गया? 13,200। ये क्या हो जाएगी बच्चे? ये पेमेंट हो जाएगी। नहीं, एक चीज और भी है, रुको, एक टीडीएस भी था ना, हमने कहा एक टीडीएस भी तो है ना, तो हमने कहा लेस टीडीएस, हमने आपकी सैलरी से टीडीएस भी काट लिया 1,000 रुपीज और 12,200 रुपीज की आपको नेट पेमेंट कर दी है। ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा बच्चे। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो ये 12,200 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसको बोलेंगे पेमेंट टू एम्प्लॉय। अब मुझे बताओ क्या पेमेंट टू एम्प्लॉय तो ठीक है, कॉस्ट टू एम्प्लॉय और बताओ सर, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कितनी है कंपनी के लिए? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय करते टाइम हम कहेंगे कि उसकी बेसिक सैलरी है सर 15, उसको बेसिक सैलरी मिल रही है कितनी? 15,000। मैंने कहा ओके। उसके बाद कहता है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 12% के रेट से 1800, ठीक है, तो 16,800। क्या कंपनी उसे और कुछ दे रही है? नहीं। तो इसका मतलब कॉस्ट टू कंपनी कितनी है उसकी? 16,800 रुपीज। बच्चे ये चीज डिफरेंस समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। कल से फिर से मैं इस तरह का 1-2 एग्जांपल आपको करवाऊंगा सो दैट आपको और अच्छी सी क्लैरिटी बन जाए। इन चीजों में यार डिफरेंस करना समझ लो, इन दोनों चीजों में, वरना ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ, पेमेंट टू एम्प्लॉय और कॉस्ट टू एम्प्लॉय, इन चीजों में डिफरेंस समझिएगा। आज जितनी मैंने थियोरेटिकल कंसेप्ट आपको रीड करवाए हैं, एक बार उन्हें फिर से रीड कर लीजिएगा। मैक्सिमम आपको 10 to 15 मिनट्स लगने हैं, ठीक है। कल हम इन चीज़ों के ऊपर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं अब। उसके बाद अब मतलब आपके प्रैक्टिकल ही चलेंगे, वो ज़्यादा इतना थियोरेटिकल है नहीं इसमें अब आगे। उसके बाद जब आपके प्लान्स आएंगे ना, इंसेंटिव प्लान्स, तब आपकी थोड़ी सी थ्योरी और आएगी। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।